हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। अक्सर एस्पिरेंट को कोहलबर्ग के स्तर और चरणों को याद रखने में बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज के इस वीडियो में न सिर्फ हम कोहलबर्ग के उस मशहूर हाइंज की दुविधा वाली कहानी को समझेंगे, बल्कि उनके दिए हुए 3 स्तर और 6 चरणों को ऐसे देसी उदाहरणों के साथ दिमाग में फिट करेंगे कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो बिना किसी देर की आइए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग। दोस्तों, ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन्होंने प्रतिपादित किया था। कोहलबर्ग ने बच्चों और किशोरों के कुछ काल्पनिक नैतिक दुविधाएं मॉरल डायलेमा सुनाई और उनके द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर यह सिद्धांत तैयार किया। सबसे प्रसिद्ध कहानी हाइंज की दुविधा, जिसमें एक व्यक्ति अपने पत्नी की जान बचाने के लिए दवा को चोरी करता है। सबसे पहले इस स्टोरी को देखते हैं दोस्तों, यूरोप में एक हाइंज नाम का व्यक्ति था। उनकी पत्नी कैंसर से मर रही थी। उनका जो इलाज नहीं हो पा रहा था, उसी शहर में एक केमिस्ट ने एक दवा बनाई थी जिससे उनकी जान बच सकती थी। लेकिन वह केमिस्ट उस दवा को असली दाम से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। हाइंज ने सबसे पैसे उधार मांगे, फिर भी वह आधी रकम ही जुटा पाया। उसने केमिस्ट से बहुत मिन्नतें की कि वह दवा सस्ती दे दो या बाकी पैसे बाद में ले लेना, पर केमिस्ट ने नहीं माना। अंत में अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए हाइंज ने रात को दुकान में ताला तोड़कर वह दवा चुरा ली। कोहलबर्ग का सवाल, क्या हाइंज ने दवा चुरानी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही था या गलत था? दोस्तों, कोहलबर्ग ने 3 स्तरों और 6 चरण को समझाने से पहले आपको 2 शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आप इन 2 शब्दों को नहीं समझोगे तो एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ये 2 शब्द है मोरल डायलेमा और सेकंड शब्द है मोरल रीजनिंग। मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग क्या होता है, ये अभी हम देख समझते हैं। सबसे पहले है मोरल डायलेमा, सही और गलत के बीच में फंस जाना। सही और गलत के बीच में फंस जाना नैतिक दुविधा है। सही और गलत के बीच में फंस जाना, जब आपको आपके सामने 2 रास्ते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फोटो में, एक लेफ्ट रास्ता है, एक राइट तरफ जाने का रास्ता है, और आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें से कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह सही या गलत लग रहे होंगे। तो उस मानसिक स्थिति को हम दुविधा कहते हैं। जैसे हाइंज के उदाहरण में, हाइंज के सामने यह दुविधा थी कि दवा को चोरी करें या अपनी पत्नी को मरने दें। अगर चोरी करता है तो कानून तोड़ता है, और अगर चोरी नहीं करता तो पत्नी मर जाती है। यह हाइंज सही और गलत के बीच में इस स्थिति को क्या कोहलबर्ग कहते हैं? मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा कहते हैं। वहीं दोस्तों, अगर नैतिक तर्क ना देखें, मोरल रीजनिंग, तो दुविधा में फंसने के बाद जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सोच विचार करते हैं और तर्क लगाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और अंत में किसी एक निर्णय कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और सोचने उस प्रक्रिया में हम जो नैतिक तर्क ना करते हैं, उसी को मोरल रीजनिंग कहते हैं। जैसे हाइंज के उदाहरण में, हाइंज ने अपने दिमाग में सोचा कि अगर मैं चोरी करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, लेकिन मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। या उसने सोचा कि पत्नी की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं चोरी कर लेता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो एक डिसीजन टेकिंग जो ये है, इसी को कहते हैं मोरल रीजनिंग। दोनों में जो अंतर बस एक ही चीज का है कि यदि निर्णय लेने से पहले की असमंजस की स्थिति हो तो उसे मोरल डायलेमा कहेंगे, और यदि निर्णय लेने के लिए सोचने और तर्क करने की प्रक्रिया हो, जैसे चोरी करने से जेल होगी या जान बचेगी, तो ये मोरल रीजनिंग हो गया। फंसे रहना डायलेमा है, कंफ्यूजन डायलेमा है, और डिसीजन जो है वो रीजनिंग है। दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेज है वो है पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर दोस्तों बस हम ये देखेंगे कि इस उम्र के बच्चे के अंदर खुद की कोई नैतिकता नहीं होती है। उसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए सही और गलत सिर्फ मम्मी पापा की डांट या इनाम पर टिका होता है। इसके अंदर जो दोस्तों स्टेज 1 है, चरण 1, दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास। इसके अंदर दोस्तों इस स्टेज में बच्चा क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि अगर किसी काम को करने से सजा मिलेगी तो वह काम गलत है। जैसे छोटा बच्चा मेहमानों के आने पर नमस्ते इसलिए करता है ताकि बाद में मम्मी से डांट ना पड़े या मारना पड़े। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जो स्टेज 1 में सबसे पहला जो स्टेज 1 है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन की, जो काम से पनिशमेंट मिलेगी वो काम गलत है। अगर हाइंज के उदाहरण में देखें तो इस स्टेज में बच्चा कहेगा कि हाइंज ने चोरी करके गलत किया, क्योंकि अब उसे पुलिस जेल में डाल देगी। और दोस्तों इसी में जो स्टेज 2 है, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिविन्यास, जैसे को तैसा, इसमें अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। बच्चा सोचता है इसमें मेरा क्या फायदा, या जैसे तुमने मेरे साथ किया वैसा मैं करूंगा। क्लास में एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल अगर तोड़ दी तो वो दूसरा बच्चा क्या करेगा? उसकी भी पेंसिल तोड़ देगा या उसका कॉपी फाड़ देगा।
यह साधनात्मक सापेक्षतावादी चरण है। अगर हाइंज के उदाहरण में देखें तो इस स्टेज में बच्चा कहेगा केमिस्ट ने हाइंज की मदद नहीं की, तो हाइंज ने भी चोरी करके सही किया। उसी स्टेज में बच्चा दो चीज सोच सकता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट मेथड से, अगर पनिशमेंट सोचे कि पुलिस जेल में डाल देगी इस वजह से चोरी नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पे आएगा तो बच्चा क्या सोचेगा कि केमिस्ट ने मदद नहीं की तो उन्होंने भी चोरी करके कोई गलत नहीं किया जान बचाने के लिए। तो दोस्तों अगर लेवल 2 की बात करें पारंपरिक स्तर की, तो इसको 10 से 13 वर्ष के एज में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि बच्चा थोड़ा सा इसमें बड़ा हो गया है, अब वो समाज परिवार और समाज के नियमों को मानने लगा है, वह समाज के हिसाब से चलता है। स्टेज 3 जो है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चा समाज या परिवार में तारीफ पाना चाहता है, वो चाहता है कि सब कहे वाह कितना संस्कारी बच्चा है। लड़कियां सोचती हैं कि मैं अच्छी लड़की कैसे बनूं, लड़के सोचते हैं कि मैं अच्छा लड़का कैसे बनूं। इस चरण में दूसरों की तारीफ और स्वीकृति पाने के लिए नियमों का पालन करता है। हाइंज का उदाहरण देखें तो इस स्टेज में बच्चा कहेगा कि हाइंज ने चोरी नहीं करनी चाहिए थी, नहीं तो समाज अब उसके परिवार की थू करेंगे, सब कहेंगे कि चोर का परिवार है। वहीं अगर स्टेज 4 देखते हैं कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, तो यहाँ बच्चा मानता है कि समाज के नियम और देश का कानून सर्वोपरि है। कानून को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि अब वो सब नियम तोड़ने लगेंगे और व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जैसे रेड लाइट पार न करना चाहे कितनी भी जल्दी हो। अगर हाइंज के उदाहरण से देखें तो इस स्टेज में व्यक्ति कहेगा हाइंज ने बहुत गलत किया, चोरी करना कानून के खिलाफ है, चाहे परिस्थिति जो भी हो उसे कानून को नहीं तोड़ना चाहिए था। तो ये था लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसके अंदर बच्चा यही मानता है कि समाज के नियम और कानून सर्वोपरि हैं। पोस्ट कन्वेंशनल, तो इस उम्र के बच्चे 13 वर्ष से ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो सारे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आएंगे, उत्तर पारंपरिक स्तर में। इस लेवल में बच्चे मैच्योर लेवल के होते हैं। यहाँ इंसान समाज के नियमों को आंख बंद करके नहीं मानता, वो अपने खुद का विवेक और इंसानियत के आधार पर फैसला लेता है। जो स्टेज 5 है इसका सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इसमें यहाँ व्यक्ति मानता है कि नियम और कानून इंसान की भलाई के लिए बने हैं, इंसान कानून नियम के लिए नहीं बना। अगर किसी नियम से समाज या किसी मासूम को नुकसान हो रहा है तो उस नियम को बदल देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए। ये स्टेज 5 है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। जैसे अगर हाइंज का उदाहरण देखें दोस्तों इस स्टेज में, तो इस स्टेज में व्यक्ति क्या कहेगा, हाइंज ने चोरी करके सही किया, क्योंकि किसी का जीवन बचाना चोरी न करने के कड़े कानून से कहीं ज़्यादा जरूरी है, ऐसे कानून को बदल देना चाहिए। स्टेज 6 अगर देखें दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। इसमें यह नैतिक विकास का सबसे ऊंचा और आखिरी चरण है। यहाँ व्यक्ति अपने अंतःकरण कंसिस्टेंस और मानवता ह्यूमैनिटी के लिए जीता है, जैसे अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, वे पूरी दुनिया के लिए न्याय के लिए खड़े होते थे, उनको परवाह नहीं होता कि ब्रिटिशर्स जो है उनको जेल में डाल देंगे या कोई गोली चला देगा, वो उनको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, वो बस ह्यूमैनिटी के लिए जीते हैं। अगर हाइंज से उदाहरण देखें तो इस स्टेज पर व्यक्ति क्या सोचेगा, किसी भी इंसान की जान बचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और मूल्य है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया के नियम क्यों न तोड़ने पड़े। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, यह नैतिक विकास का सबसे ऊंचा चरण है। यहाँ व्यक्ति अपने अंतःकरण कॉन्सेंस के नियमों पर चलता है, वह बिना अपनी जान की परवाह किए पूरी मानवता की भलाई, न्याय और समानता के लिए खड़ा होता है, जैसे महात्मा गांधी या भगत सिंह हमने अभी कहा था। तो ये था थर्ड स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल, स्टेज 5 सोशल एंड कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, और स्टेज 6 यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। दोस्तों अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां से परीक्षाओं में सबसे ज्यादा घुमावदार प्रश्न पूछे जाते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना है, क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। दोस्तों सबसे पहले लैंगिक पक्षपात, जेंडर बायस, किसने कहा, ये कैरोल गिलिगन के द्वारा आलोचना है। सबसे पहले और सबसे बड़ी आलोचना उनकी ही शिष्या कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने कहा था कि कोहलबर्ग का यह सिद्धांत पूरी तरह से पुरुष केंद्रित है, मेल सेंट्रिक है। कोहलबर्ग ने अपने प्रयोगों में केवल पुरुषों और लड़कों को शामिल किया और महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। यह एक सिद्धांत का बहुत बड़ा जेंडर बायस यानी लैंगिक पक्षपात था। सेकंड नंबर देखते हैं दोस्तों, देखभाल बनाम न्याय की सोच। कैरोल गिलिगन ने आगे समझाया कि पुरुषों और महिलाओं की सोच में अंतर होता है। पुरुषों की नैतिकता न्याय
जस्टिस अधिकारों और नियमों पर चलती है, जबकि महिलाओं की नैतिकता देखभाल, रिश्तों को निभाने और करुणा के पर आधारित होती है। कोहलबर्ग ने महिलाओं के इस केयर वाले दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं दिया और उसे निचले स्तर पर रख दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर जो है सांस्कृतिक पक्षपात, संस्कृति की अनदेखी। कोहलबर्ग का प्रयोग मुख्य रूप से पश्चिमी और शहरी समाजों के बच्चों पर आधारित था। आलोचकों का मानना था कि यह सिद्धांत सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत जैसे सामूहिक समाजों में परिवार, समाज और बड़ों के प्रति कर्तव्य को सर्वोच्च माना जाता है, जिसे कोहलबर्ग के मॉडल में पारंपरिक स्तर निचला स्तर मान लिया गया, जो कि सही नहीं है। फोर्थ नंबर है दोस्तों नैतिक सोच और वास्तविक व्यवहार में अंतर, मोरल रीजनिंग वर्सेज मोरल बिहेवियर। यह सिद्धांत केवल इस बात पर ध्यान देता है कि कोई व्यक्ति किसी दुविधा के समय क्या सोचता है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देता कि व्यक्ति असल जिंदगी में वैसा ही व्यवहार करेगा। कई बार लोग जानते हैं कि क्या सही है, जैसे चोरी ना करना, रिश्वत ना लेना, लेकिन वास्तविक परिस्थिति आने पर वे ठीक इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर जो पॉइंट है इसका, काल्पनिक दुविधाएं और बच्चों की क्षमता को कम आंकना, हाइपोथेटिकल डायलेमाज। कोहलबर्ग ने बच्चों को जो कहानियां सुनाई, जैसे हाइंज की दुविधा, वे पूरी तरह से काल्पनिक थी और छोटे बच्चों के वास्तविक जीवन अनुभवों से बहुत दूर थी। आलोचकों का कहना है कि इतने छोटे बच्चों से ऐसी जटिल कानूनी और मेडिकल दुविधाओं पर निर्णय लेने का उम्मीद करना सही नहीं है। कोहलबर्ग ने छोटे बच्चों की वास्तविक नैतिक क्षमताओं को कम आंका था। अब जो लॉरेंस कोहलबर्ग के रिगार्डिंग जो एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, वो देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना के चरणों के संदर्भ में एक बच्चे की यह प्रतिक्रिया किस चरण के अंतर्गत आएगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। क्या वो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में आएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट ओबीडियंस में आएगा, गुड गर्ल या गुड बॉय ओरिएंटेशन, या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन? किस चीज में आएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, कोहलबर्ग ने निम्नलिखित में से क्या दिया? द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का चरण दिया, शारीरिक विकास का चरण दिया, संवेगात्मक विकास का चरण दिया, या नैतिक विकास के चरण दिया? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने क्या दिया? नैतिक विकास के चरण दिया। क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसकी ओर रुख करेगा? व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं के तरफ, इंडिविजुअल वैल्यूज व्यक्तिगत मूल्य के तरफ, पारिवारिक अपेक्षाएं के तरफ, या शामिल संभावित दंड के तरफ? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शामिल संभावित दंड, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति अभाव को दर्शाता है? क्या वो लेवल 3 या लेवल 4, लेवल 1 या लेवल 2? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेवल 1। लेवल 1 में लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास किस प्रकार कर सकता है? क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए है, कैसा व्यवहार करें, इस पर सख्त निर्देश देकर, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, या धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देकर? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं में शामिल करके हम बच्चों को नैतिक मूल्यों के विकास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकासों के स्पष्ट चरण नहीं दिए। क्या कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के सिद्धांत प्रतिपादित किया? क्या कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्कना विकासात्मक है? क्या कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्कना में सांस्कृतिक और लैंगिक अंतरों को ध्यान नहीं रखा? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्कना में सांस्कृतिक और लैंगिक अंतरों को ध्यान में नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में व्यक्ति नियमों को बदल सकता है यदि वे समाज में मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होते? क्या वो दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास में, अच्छा लड़का लड़की के अभिविन्यास में, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक
अनुबंध अभिविन्यास सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक चरण है? क्या वो प्रसूति चरण है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, मूर्त संक्रियात्मक चरण है या परिश्रम बनाम हीनता का चरण है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9, नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रसिद्ध दुविधा को किस नाम से जाना जाता है? क्या हाइंज की दुविधा कहा जाता है, पियाजे की दुविधा कहा जाता है, वाटसन की दुविधा कहा जाता है या स्किनर की दुविधा कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइंज की दुविधा, जिसका स्टोरी हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 10, एक बच्चा कहता है तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा किस चरण के अंतर्गत आता है? क्या वो बच्चा अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास की तरफ आता है, व्यक्तिगत विनिमय जैसे को तैसा अभिविन्यास के तरफ आता है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है या कानून और व्यवस्था अभिविन्यास है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विनिमय, जैसा तुम करोगे मेरे साथ वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा, ऑप्शन नंबर बी।